Good evening, everyone. Good ma'am. Good evening. Screen visible है मेरा? Yes, ma'am. तो कल हमने फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट किया था। एक बार मैं फिर से रिकैप करा देती हूँ ताकि आपको मेरे कुछ स्टूडेंट्स लीव भी कर गए थे, इसलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना था? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एक है, दो है, तीन है, चार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर हमें क्या बनाना है कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी फोर्स डालो कि हवा हो रही है तो हवा का भी प्रेशर आ रहा होगा, वो भी कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। जो सिस्टम है हमारे, सिस्टम का मतलब क्या है? जो जो चीजें हमें दिख रही हैं और जो एक दूसरे पे एक्ट कर। जैसे अगर यहाँ पे ये बॉल रखी हुई है ए और इसके दूर कहीं ये बॉल रखी हुई है बी, तो क्या बी ए के सिस्टम में कोई रोल कर रही है? नो मैम। नहीं कर। तो हमें वही, जब हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उससे जो इंटरेक्ट होती है चीजें, उसके फोर्सेस की बात कर। जैसे यहाँ पे हमारे पास था ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। अब क्या क्या फोर्स लग सकते हैं आप अपने हिसाब से सोच के बताओ। मैं एक तो डाउनवर्ड लग रही होगी मैं mg। एक तो डाउनवर्ड लगेगा एम। अब ये मैं एम जी सिर्फ बी प्रोड्यूस कर रहा है या दोनों मिलके कर रहे हैं या ए प्रोड्यूस कर उन दोनों। रहा है? दोनों मिलके कर रहे हैं क्योंकि जो मास है वो तो इन दोनों का जोड़ के बन रहा है। चाहे आप अपने खाली पैर देखो या पूरी बॉडी रखो, वो पूरा टोटल मास है हमारे पास। तो ये तो टोटल मास हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा फोर्स एक्ट कर सकता है? मैं ए बी पे लगा रहा है फोर्स। ए बी पे लगा रहा है। ठीक है, बी भी ए पे लगा रहा होगा, यस मैम। है ना? बी भी ए पे लगा रहा। अब ये दोनों तो बैलेंस हो गए, एक फोर्स अभी भी कम लग रहा है। कौन सा है वो? मैं एफ फोर्स लग रही है। ये तो एफ फोर्स तो हम बाहर से लगा रहे हैं। एक हमें टोटल नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा ना ऊपर की तरफ, यस मैम। जो हमें अर्थ प्रोड्यूस करेगी। तो हम अलग अलग सारे फोर्सेस बनाते हैं और ये एफ हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है। और ये वाला जो फोर्स था, ये ए और बी जो अंदर से लगा रहे थे एक दूसरे के, वो इंटरनल। ऐसे ही हमने ये केस लिया था जिसमें हमारे पास क्या था? दो ब्लॉक्स रखे हुए थे, ए और बी मास, ए और बी जिनके मास थे स्मॉल एम और कैपिटल एम। और इसमें हमारे पास ए ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा था एफ। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? राइट। राइट डायरेक्शन होती है या एक्स वाई होती है? एक्स मैम। एक्स डायरेक्शन में लग रहा है कि अगर हम बेसिक तरीका देखें जिसमें एक्स एक्सिस यहाँ पे होती थी, वाई एक्सिस यहाँ पे होती थी, तो ये फोर्स कुछ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसमें हमारे पास क्या करेंगे? पहले एक डब्बे को ले लेंगे फिर दूसरे को ले लेंगे। अगर आप इकट्ठा दोनों का बनाओगे तो आप कोई ना कोई फोर्स भूल जाओगे ऐड करना, जिससे आपके एरर हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ए फोर्स है, सबसे पहले जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको नहीं लेना है, जो सिस्टम का अपने आप का है उसकी बात कर। जब भी कोई फोर्स का हम सिस्टम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक हम वेट बनाएंगे जो हमेशा स्ट्रेट लाइन या फिर वर्टिकली होगा, डाउनवर्ड। और जो नॉर्मल होता है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो भी है सरफेस। तो यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गई। ये हर केस में बनेंगे ये दो फोर्सेस। फिर हमारे पास ये एफ फोर्स, ये एक्सटर्नल था या इंटरनल था? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल था। अब ये हमने फोर्स बना दी। अब ये ए जो है ये बी वाले ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब ये ए वाला उसके साथ खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो ये भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसके कारण?
साथ वाले के कारण। अभी हम जो भी फोर्स बना रहे हैं वो ए पे बना रहे हैं, हम बी की बॉडी की बात नहीं कर। फिर अगर हम बी वाले को लें सिर्फ, तो बी का कुछ ना कुछ मास है यहाँ पे, जैसे कैपिटल एम है तो उसका वेट हो गया डाउनवर्ड mg, और इसी के परपेंडिकुलर हमें मिला नॉर्मल रिएक्शन n। अब देखते हैं क्या और कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो बाहर से कोई नहीं लग रहा है, पर साथ में एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये बी वाला जैसे ए पे लगा रहा था, अब ए वाला भी बी पे लगा रहा है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। एक बार वो लास्ट क्लास वाला ही है, मैं रिवाइज करवा रही थी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हर बार आप सोचो ये तो छोटा सा एक ब्लॉक है, आप बना सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, जैसे इंसान है, अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इंसान थोड़ी ड्रॉ करोगे, इसके लिए हम उसकी जगह सर्कल, डॉट, ब्लॉक कुछ भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जनरली हम एक पॉइंट लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर सारे फोर्स लग रहे हैं, या जहां से फोर्स लग रहे हैं। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे है अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a wedge which is fixed to the ground as shown in the figure। अब हमें इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो अब आपके दिमाग में जो भी फोर्स आए, एक एक करके वो बताते जाओ कि कौन कौन से लगे। मैं mg फोर्स डाउनवर्ड। mg फोर्स डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड में मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, ये वाला तो रिजोल्व या करना पड़ेगा इसको। क्या बोल रहे हो? mg फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। अच्छा, ये पहले तो बताओ mg 1 के अलोंग लग रहा है या 2 के अलोंग? सब लोगों से है ये क्वेश्चन, सिर्फ सौरभ से टू नहीं है। टू 2 के अलोंग। याद रखना mg की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन वर्टिकल में ही लगेगा, g वर्टिकल में लगता है। तो ठीक है, एक फोर्स बना दिया mg। अब क्या बना सकते हैं और? रिएक्शन n। रिएक्शन n। अब n कहाँ बनेगा? n की भी मैं दो बना देती हूँ, ये और ये, फर्स्ट एंड सेकेंड। इनमें से कौन सा लगेगा? सेकंड। के एक ऑप्शन सेकंड आया हमारे पास, थॉमस ने बोला है फर्स्ट। सेकंड। अच्छा सेकंड। जो लोग सेकंड बोल रहे हैं वो रीजन बताएंगे? वो मास जो पेंडिकुलर। इंक्लाइंड रखा है। क्या बोल रहे हो? एक जना बोलो, सौरभ आप बोलो पहले। मास तो इंक्लाइंड करके रखा हुआ है तो उसके सीधे लगेगी और। अच्छा साहिल, आप रीजन? वो परपेंडिकुलर होती है और कर, जो भी सरफेस है जिसके ऊपर रिएक्शन लग रहा है, चाहे वो कैसे भी रखा हो, इसके 90 डिग्री पे ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। अगर वो इस तरफ रखा हुआ है तो ऐसे लगेगा, अगर वो मान लेते हैं कि ऐसे रखा हुआ है तो भी 90 डिग्री पे लगेगा। उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि mg कहाँ लग रहा है। जो नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, नॉर्मल लाइंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस। यस मैम। यस ऐसे मैम। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जो सरफेस से नॉर्मली लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर लग। तो इधर हमें नॉर्मल रिएक्शन n में। अब इसके अलावा अगर हम मान रहे हैं कि यहाँ पे स्मूथ ब्लॉक है, कि फ्रिक्शन नहीं है, चलो फ्रिक्शन अभी हटा दे। अब इस केस में अगर आप देखो तो ये n टेढ़ा जा रहा है और mg सीधा आ रहा है, और हमारे पास ये एंगल थीटा है। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, कि या तो हम n को रिजॉल्व कर दें या तो हम mg को रिजॉल्व कर दें। जैसे अगर हम n को रिजॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे रिजॉल्व करना है कि एक कंपोनेंट x की तरफ चला जाए और एक कंपोनेंट y की तरफ चला जाए। अब अगर हम n को रिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो mg वाली डायरेक्शन है वो हमारी काम की है, क्योंकि हमें एक को ही रिजॉल्व करना था। मतलब इस तरफ एक एक्सिस बन रही है तो दूसरी तरफ ऐसे ही बनेगी ना, यस मैम। इससे 90 डिग्री। अभी हम एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हमने माना कि n को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे रिजॉल्व करना है कि दूसरे वाला यूज हो जाए डायरेक्ट, उसको ना रिजॉल्व करना।
तो इससे मैंने स्ट्रेट करके एक लाइन बना दी और इससे 90 डिग्री पे दूसरी लाइन। अब अगर मैं n को रिजॉल्व करूंगी तो आप सोच के बताओगे थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ऊपर या नीचे? वो नीचे आ जाएगा। ओके, एक आंसर हमारे पास नीचे आया है। और कोई बोलना चाहता है? बता दो। सिर्फ सौरभ ही सुन रहा है आज? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास ये n है, यहाँ पे एंगल थीटा है। अब इसको तोड़ने के लिए दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस वाला आएगा, एक साइन वाला आएगा, और दोनों में थीटा लगना है। पर आपको ये बताना है थीटा ऊपर है या नीचे है, ये बताना। सब लोग प्लीज, जो भी आपको लग रहा है, मैं हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी। हमारे पास ये 90 डिग्री और ये पूरा एक ट्रायंगल बन पा है। अब एक बार ट्राई करो सब लोग। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जो इस ट्रायंगल में एक बचा हुआ है, ये वाला? 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ये पूरा फिर से राइट एंगल बन रहा है? यस मैम। बन रहा है ना? यस मैम। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा। थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है ये जो नॉर्मल था इस सरफेस के परपेंडिकुलर बन रहा है ना? यस कि मैम। अगर मैं बात करूं ये इस सरफेस यस मैम। के 90 डिग्री पे बन रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। ये एंगल जो मैंने अभी बनाया, ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा या फिर हाँ। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा। 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 समझ आया ये सबको? यस मैम। यस। तो आप लोग को हमेशा याद रखने की जरूरत है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि ऊपर वाला लेना है नीचे लेना है, तो हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। पर अगर करना है तो बस 90 डिग्री बनाते जाओ, उससे आप पहुंच जाओगे कि कहाँ पे बने। तब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ गया अल्टीमेटली, सॉरी, कि ये मेरे पास इंक्लाइंड सरफेस था, ये एंगल थीटा था, और यहाँ पे मास है जिसका वेट डाउनवर्ड था, नॉर्मल रिएक्शन एल ए से। और इसको अगर मैं दो पार्ट में ऐसे तोड़ना चाह रही हूँ तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा, ऐसे ही होगा। यस मैम। यस मैम। अब एक तरीका है तोड़ने का ऐसे, दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो मोस्टली केसेस में यूज हो, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है इस ब्लॉक का, यस मैम। यस मैम। तो इसको एक एक्सिस मान कि ये वाली भाई मेरी इंपॉर्टेंट एक्सिस है, क्योंकि मोशन सारा इसमें हो, और इससे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं तो दूसरी एक्सिस ऐसे हो गई। अब आपकी मर्जी है, आप किसको एक्स मानना चाह रहे हैं, किसको वाई। जनरली हम हाइट वाले को जो ऊपर जा रहा है उसको वाई मानते हैं, और इसको हमने एक्स माना। तो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है अब इजीली, कि वो यहाँ पे लग रहा है, उसको तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो वाई डायरेक्शन। पर जो वेट है एम जी, वो नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे एंगल थीटा। तो अब मेरे को बता दो कि ये वाला थीटा होगा या ये वाला?
राइट वाला लेफ्ट दूसरे वाला? वाला, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला हो जाएगा। ये 90 हो गया, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, और ये वाला हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो अब मैं अगर mg को तोड़ना चाहूं तो एक कंपोनेंट y में चला जाएगा ऐसे, और एक कंपोनेंट x में चला जाएगा। ये समझ आ रहा है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो हमारे पास जो y वाला कंपोनेंट है इस केस में वो आ गया mg cos थीटा, और x वाला कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये पॉजिटिव y में लग रहा है, यस मैम। यस मैम। और ये जो mg cos थीटा है वो नेगेटिव y में लग रहा है। तो अगर मैं टोटल फोर्स लिखना चाहूँ y डायरेक्शन में, तो n i j कैप प्लस mg cos थीटा, और इसके साथ लग जाएगा यहाँ पे माइनस j कैप। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, अभी हमने यहाँ पे फ्रिक्शन तो कंसिडर करा नहीं है, तो x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, वो था mg sin थीटा। इसमें किसी को डाउट है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है? नो मैम। नो मैम। हमें बस सारे फोर्सेस बनाना, फिर हमें देखना है कि किस तरीके से हम एक्सेस लें कि हमारा ना कैलकुलेशन करना आसान हो। तो अगर हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला केस लिया था, उसमें हमने ये एक्स और वाई ये ले तो लिए, पर इधर ना मोशन हो रहा है, तो ये हमारा वेस्ट हो। अगर मैं ये वाला मैंने कंसिडर किया एक्स और वाई, तो इस केस से क्या हुआ, अगर मेरे को डिस्टेंस बताना है, कुछ बताना है, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसीलिए। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ गोल्फर हिट्स अ बॉल ऑफ मास 45 ग्राम at a speed of 40 meter per second. The golf club is in contact with the ball for 3 seconds. Compute the average force applied by the club on the ball. हमारे पास एक गोल्फर ने क्या किया, बॉल को हिट किया जिसका मास है हमारे पास 45 ग्राम, और कितनी स्पीड से हिट किया, 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 3 सेकंड दे रखा है, उस 3 सेकंड का क्या मतलब है? यहाँ पे जो 3 सेकंड है वो क्या है? The golf club is in contact with the ball for 3 seconds. जब हम गोल्फ स्टिक से हमने बॉल को अगर हिट किया, तो कुछ टाइम के लिए वो दोनों कांटेक्ट में होते हैं ना, गोल्फ स्टिक और जो बॉल है, यस मैम। यस मैम। कि 3 सेकंड वही टाइम कि कितनी देर वो कांटेक्ट में थे, जिसके बाद उसकी स्पीड ये हो। तो स्टार्टिंग में अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो यहाँ स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी? 0। 0 थी, कि इनिशियली हमारी बॉल तो रुकी हुई थी। उसके बाद जब हमने 3 सेकंड उस बॉल के साथ कांटेक्ट करा, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, अब हमें निकालना है यहाँ पे फोर्स। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? मास भी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हम निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। करेक्ट, कि हमारे पास की 0 से 40 स्पीड कितनी देर में चेंज हुई। जैसे अगर हम एक्सेलरेशन लिखें dv बाई dt, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 40 थी, स्टार्टिंग वाली 0 थी, और वेलोसिटी इतनी से इतनी होने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो इससे निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। अब अगर मेरे को फोर्स निकालना है, तो मैं 40/3 इंटू मास को क्या लूंगी? 0.045। 0.045, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में है और इसको हमें केजी में लेना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। तो कितना आ जाएगा फोर्स यहाँ पे, कैलकुलेट करके बताओ।
0.7 Newton. 0.7 Newton. न्यूटन आ रहा है हमारे पास एक आंसर। 0.7 कैसे आया? ये तो डायरेक्ट आ रहा है, 7 तो नहीं आ रहा। 0.6। 0.6 न्यूटन आएगा। अगर हम देखें ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 15 जा होता है ना 45 सौरभ, Yes, ma'am. और 15 4 जा क्या होता है? 160. मैं गलती से 70 लिख रहा। हाँ, तो ये 0.6 आएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। An impulsive force acts on a body which changes with time. The force time graph is shown below. The value of impulse in time pi second will. कि हमें यहाँ पे impulsive force एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे, और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है फोर्स की वैल्यू बदलती जा रही है, और हमें बताना है इम्पल्स क्या होगा जब पाई सेकेंड हो चुकी है। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो इम्पल्स का क्या फॉर्मूला होता था? Force फोर्स into इनटू time. टाइम। फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। अब अगर मेरे पास ग्राफ दे रखा है तो उससे कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप से। स्लोप से Area निकाल से. सकते हैं, एरिया। एरिया से निकाल सकते हैं, ठीक है। पर एरिया अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे चीज बन रही है उसकी तो वैल्यू बदलती जा रही है ना हर टाइम पे। Yes, ma'am. यस मैम। तो जब हमारे पास वेरिंग टाइम होता है कि 0 से पाई तक ही टाइम लेना है, और वाई कुछ फंक्शन होता है, तो इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। यस Yes, मैम। ma'am. तो हमारे पास इंटीग्रेशन अगर यूज करते हैं तो क्या आता है? अगर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो कैसे निकालते हैं? हम जो y वेरिएबल है वो लिख देते हैं, और जितना x वेरिएबल चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या और एंडिंग पॉइंट क्या है, ऐसे ही करते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमें जो y वेरिएबल दे रखा है वो कितना दे रखा है? f दे रखा है y की जगह, Yes, ma'am. यस मैम। और x एक्सिस पे हमारे पास x चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो। अब f की वैल्यू, ये 100 तो एक स्पेसिफिक पॉइंट की वैल्यू है, हमें यहाँ पे f की वैल्यू क्या दे रखी है? 100 साइन t, और यहाँ पे dt लग गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से pi. 0 से पाई तक लेना है, करेक्ट। तो अगर मैं इस 100 को बाहर निकाल सकती हूँ, ये इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन का इंटीग्रेशन Cos. कॉस, पक्का? Minus cos. माइनस कॉस। और यहाँ पे जो लिमिट लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड आ गई। अब एक बार कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है जो लिमिट पुट करने के बाद? बस 99. हाँ, मैं बस इसकी वैल्यू पूछ रही हूँ, माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट पुट करने के बाद? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, और माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया।
कोई तो बता दो, बस इसकी वैल्यू पूछ रही हूँ मैं। 0. 0? 0 तो नहीं आ रही है सौरभ। माइनस कॉस cos पाई। Minus माइनस कॉस पाई क्या? -2. -2? -1 -1. -1 अब करेक्ट बोला है। देखो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1. माइनस। यहाँ पे माइनस बाहर रखा हुआ है, ये माइनस बन गया। cos 0 की वैल्यू 1. 1, और एक ये माइनस पहले से लगा, और ये पूरा हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो ये माइनस माइनस प्लस होके -2 हो गया। तो हमारे पास आया 100 इंटू माइनस ऑफ -2। इससे कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 200. 200। 200 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है सबको? मैम इनमें एंगल की वैल्यू पुट करके करना होता है? हाँ, जब हमारे पास देखो t वेरिएबल था ना, t बदल रहा है, जो चीज बदल रही है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे ना। यस मैम। तो t की जगह हमने वैल्यू पुट करी, एक बार पाई और एक बार 0। इसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos पाई की क्या वैल्यू है, cos 0 की क्या वैल्यू है, वरना तो क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। यस मैम। क्लियर है सबको? मैं इंटीग्रेशन की यूज यस की मैम। है. यस मैम। क्या बोल रहे हो सौरभ? किसने बोला? मैं इंटीग्रेशन की यूज की है. इंटीग्रेशन क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इम्पल्स है वो प्रॉपरली क्या है, टाइम के साथ बदलता जा रहा है। ऐसा नहीं है ये जो फोर्स है कि कांस्टेंट लग रहा है पूरे टाइम में, कि हम फोर्स इनटू चेंज इन टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स भी बदल रहा है, तो हमें दोनों का इंटीग्रेशन करना है। जैसे अगर हम वो नॉर्मली केस लें जिसमें हमें पता है कि वैल्यू फोर्स की 100 है और टाइम चेंज हो रहा है 2 सेकंड से 3 सेकंड से, तो उसमें हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे जो फोर्स है वो भी टाइम के साथ बदलता जा रहा है, और वो किस तरीके से बदल रहा है वो हम इंटीग्रेशन से देखें। अगर हम यहाँ पे साइन की जगह कुछ और होता तो हम इजीली निकाल सकते थे। अगर मतलब साइन की जगह सिर्फ ये होता कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाता, जिसमें हमें पता था कि यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज थी। पर इस केस में हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन इजियर पड़ता है। ये समझ आया सौरभ? यस मैम. अगर आप एरिया भी निकालोगे तो उस केस में भी जब आप रेडियस लोगे तो आपको यही लेना पड़ेगा 100 साइन टी। फिर आपको वापस से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी उसमें, तो उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आंसर दोनों से सेम आएगा, पर क्या है, उसमें एरर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं तो जब हमारे पास फोर्स भी टाइम के साथ बदल रहा है और उसके साथ कुछ अलग सा फंक्शन है, जैसे यहाँ साइन है, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया अभी 200 न्यूटन सेकेंड। अब हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। फोर्सेस बहुत टाइप के हैं, अभी मेन हम दो देख रहे हैं कि एक होता है कांटेक्ट और एक होता है नॉन कांटेक्ट। तो कांटेक्ट का मतलब है, जैसे अगर मैं बात करूं दो ऑब्जेक्ट्स की, अगर वो दोनों आपस में कुछ कांटेक्ट बना रहे और तब जाके कुछ फोर्स लग रहा है तो उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रखूं और यहाँ पे दूर एक बॉल रखी हुई है, उस केस में भी ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिसमें आपस में कांटेक्ट भी नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूर है, तो उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बात समझ आई सबको? यस मैम. यस मैम। तो कांटेक्ट फोर्स सिर्फ तभी लगा सकते हैं फोर्स जब दो बॉडीज कांटेक्ट में, पर नॉन कांटेक्ट फोर्स बिना कांटेक्ट के भी लगा सकते हैं जब ऑब्जेक्ट्स दूर है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गया एग्जाम्पल फ्रिक्शन का। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बॉल हवा में लेके जा रही हूँ और ये मेरे पास रोड है जो बहुत रफ रोड, पर ये बॉल हवा में हाथ में उठा के लेके जा रही, तो क्या इस बॉल को कभी फ्रिक्शन मिलेगा? ये बॉल तो चलती जाएगी मेरे साथ जब तक मैं चलती जा रही हूँ, पर जैसे ही मैंने इस बॉल को ग्राउंड पे छोड़ दिया तो क्या होगा, उसे फ्रिक्शन मिलने लग जाएगा
और वो धीरे 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 रुक जाएगी। अब फ्रिक्शन समझते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं, अब अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता तो वो हमेशा मूव करता ही रहता। पर हमें क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ग्राउंड पे छोड़ रहे हो, कहीं पे भी छोड़ रहे हो, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। वो स्लो क्यों होता है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जो उसे रोकना चाहता है। वही फोर्स हमारा फ्रिक्शन का काम करता है, पर वो तभी लगेगा जब ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में, वरना नहीं लगता है। ये समझ आया सबको? Yes, यस sir. यस मैम। यस मैम। फिर हमारे पास दूसरा फोर्स है वेट और नॉर्मल फोर्स। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट है, जैसे अगर हम यहाँ खड़े हैं अर्थ के ऊपर, तो इस केस में हमारा वेट अर्थ पे लग रहा है और अर्थ हमें नॉर्मल रिएक्शन दे। पर अगर हम एक बॉक्स पे खड़े, तो हम वेट जो है वो बॉक्स पे लगा रहे हैं और बॉक्स हमें नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और वेट प्रोड्यूस करते रहते हैं। पर इसके लिए भी ये नेसेसरी है कि वो दोनों कांटेक्ट में। जैसे अगर हम हवा में खड़े हैं, इमेजिन करो, तो उस केस में हम इस अर्थ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और हमें कुछ भी रिएक्शन भी नहीं मिलता है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. यस मैम। यस मैम। फिर हमारे पास है बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होता है? जब हमारे पास एक लिक्विड और दो बॉडीज में कांटेक्ट होता है, कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लूं, उसको लिक्विड में डाल दूं, फ्लूइड में डाल दूं किसी, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स किसके कारण करता है? इस फ्लूइड के कारण। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डाल रहे हो, तो वो हमेशा एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। अगर वो फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर देगा, अगर वो फोर्स कमजोर है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ये क्लियर है सबको? पहले भी पढ़ा हुआ है आई थिंक। Yes, sir. यस मैम। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंसिटी का है तो वो डूब जाएगा या फ्लोट करेगा? अगर आप एक पत्थर फेंक रहे हो और एक बलून फेंक रहे हो पानी में, कौन सा तैरता है? बलून। बलून तैर बैलून। जाता है, पत्थर डूब जाता है। पत्थर की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये जो फोर्स है उस केस में कम बढ़ जाता है, वो सिंक कर जाता है। पर बलून इतना हल्का है तो ये फोर्स काफी स्ट्रांग होता है और वो फ्लोट कर पाता है। फिर हमारे पास आता है फोर्स टेंशन। टेंशन कब लगती है? जब हमारे पास रस्सी जहां पे भी आ जाए, रस्सी, स्ट्रिंग, ऐसी कोई भी चीज जिससे हम खींच के सामान उठा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस केस में एक्स्ट्रा फोर्स लगता है टेंशन। और जिस जगह से हम खींच रहे हैं, जैसे हम यहां से खींच रहे हैं ना, तो उसके जो अपोजिट साइड है उस डायरेक्शन में लगता है। बेसिकली हमें यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन देखनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट मूव कहाँ से कर रहा है। जैसे जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो हम क्या चाह रहे हैं, ये ऊपर की तरफ खींचे, ऐसा चाह रहे हैं हम लोग, या नीचे की तरफ जा यस रहे हैं? मैम। Yes, मैं sir. क्वेश्चन पूछ रही हूँ ये। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो हम क्या चाह रहे हैं, ऊपर जाए या नीचे ही रहे? ऊपर जाए। Urgent. ऊपर जाए, हम ये चाह रहे हैं। तो हमारे पास जब नीचे की तरफ ये आ रहा है तो हमारे जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ लग रही है। पर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आए, तो टेंशन अपोजिट साइड से लगने लग गई। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि टेंशन बनाते कैसे हैं एक्चुअली में डायग्राम्स। पर बेसिकली जैसे ही आपके पास कहीं स्ट्रिंग और वायर्स आ जाए तो टेंशन मस्ट, वो आपको बनानी पड़ेगी। फिर हमारे पास यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स का अगर हम वैसे समझें, तो ये मेरे पास एक ब्लॉक रखा था और इसमें जो अलग अलग कांटेक्ट फोर्सेस हैं जिसमें हम पानी पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, वो बनाए। तो एक तो इसका डाउनवर्ड वेट लगेगा mg, वो हमें पता है। पर उसके बदले एक हमें नॉर्मल फोर्स मिलता है जो कौन सी डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है हमेशा। फिर हमारे पास क्या होता है?
एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो हमेशा सरफेस से टैंजेंशियली लगता है, उसकी नॉर्मली नहीं, सरफेस के साथ में लगता है। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा था तो राइट साइड लगेगा, राइट साइड जा रहा था तो लेफ्ट साइड लगेगा। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास ये दो फोर्सेस तो आ गए, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स। अब ये 90 डिग्री पे थे और दोनों के दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अगर मैं देखूं इन दोनों से टोटल फोर्स कितना बन रहा है, तो हम वो भी एक रिजल्टेंट लेके बना सकते हैं कि टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितने लग रहे हैं, ये आर। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे इसका मतलब है परपेंडिकुलर, और अगर हम देखें कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल। अब हमारे पास आता है अपरेंट वेट इन लिफ्ट। तो हमें जो वेट दिखता है, जो हम वेइंग मशीन पे, सबने वेट मेजर करा है कभी ना कभी लाइफ में, यस Yes, मैम। ma'am. तो होता क्या है, हम यहाँ पे एक वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है, हमें पता है कि हमारी बॉडी कुछ ना कुछ डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी उस वेइंग मशीन पे, और फिर ये वेइंग मशीन हमें रिएक्शन देती है, और वो जो रीडिंग आती है वो इस रिएक्शन की रीडिंग आती है। वो एक्चुअली में आपका वेट नहीं है, वो मशीन इस रिएक्शन को रीड करता है कि रिएक्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मशीन ज्यादा रिएक्शन दे रही है तो आपका चाहे वेट 40 हो, 45 दिखाएगी। मशीन कम रिएक्शन दे रही है तो आपका वेट 40 है तो भी 35 दिखाएगी। तो अलग अलग केस में बदल जाता है। अब समझते हैं कैसे होता है। जब लिफ्ट रुकी हुई है और उसके अंदर ये वेइंग मशीन रखी हुई है, तो ना लिफ्ट चल रही है, ना ये वेइंग मशीन कुछ मूव कर रही है। इस केस में हमें असली जो वेट है वो दिखता है। अब हमारे पास ये जो वर्ड है एपरेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नकली। मतलब असली में वो नहीं है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि वेट इतना है। जो एक्चुअल वेट है वो तो तभी दिखेगा जब लिफ्ट में हमारे पास मशीन रखी हुई है, ना लिफ्ट चल रही है ना मशीन चल रही है। पर अगर वो लिफ्ट मूव करने लग जाए ऊपर नीचे जैसे, तो उस केस में हमें असली वेट नहीं दिखता, हमें कुछ नकली वेट दिखता है। ये बात समझ आई सबको? यस Yes, ma'am. मैम। अब इसको आप देखो ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे पास जब ऊपर जा रही थी तो हमारा वेट भी ऊपर जाता है, और जब नीचे जाती है तो हमारा वेट भी नीचे जाता है। अब इसको समझते हैं होता कैसे। अगर हम बात करें ऊपर जाते, तो मेरे पास यहाँ पे ये लिफ्ट है और इसमें मशीन रखी। अब ये लिफ्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं तो डाउनवर्ड वेट लग रहा था mg, और कुछ ऊपर रिएक्शन ये मशीन दे रही थी। जब बैलेंस का केस होता है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना लिफ्ट चल रही है ना कुछ हो रहा है, तो उस केस में जितना हमारा एक्चुअली में वेट था उतना ही हमें रिएक्शन मिलता है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो उस केस में मेरे को 0 मिलता। पर हमारे पास क्या हुआ, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी मेरे पास कुछ ना कुछ ऊपर का फोर्स बच गया। अब वो फोर्स क्या है? अगर हम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं और हमारा मास m है, तो इतना फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में बच गया ना। Yes, ma'am. यस सर। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल अपवर्ड फोर्स था r, डाउनवर्ड वेट था mg। अब जब मशीन रुकी हुई है और हम रुके हुए, तो मतलब ये दोनों जीरो हो जाते हैं, बैलेंस होके डिफरेंस जीरो आ जाता है। पर जिस केस में जो मशीन ऊपर की तरफ चल, तो वो हमें ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाता है। तो हमने निकाला कैसे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बच रहा है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो वो आएगा mg प्लस ma। अब आप देखो पहले हमारा वेट mg था,
अब उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इनटू मास ऐड हो रहा है, तो रिएक्शन बढ़ गया। Yes, ma'am. और जो वेइंग मशीन है वो हमें ये रिएक्शन ही देती है, तो हुआ क्या, हमें हमारा वेट ज्यादा दिखे। अब अगर हम बात करें जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे जाने वाला फोर्स ज्यादा है ऊपर जाने वाला? जब ऊपर लिफ्ट जाने वाला। मैम नीचे जाने वाला। नीचे जाने वाला ज्यादा। अब नीचे जाने वाला जो नॉर्मल केस होता था उसमें क्या होता था, mg होता था, और ऊपर जाने वाला r होता था, यही होता था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो अब हमारी लिफ्ट नीचे जा रही, तो अगर मैं इन दोनों को हटा भी दूं कि ये तो बैलेंस कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे पास ये फोर्स बच गया और ये नीचे वाली डायरेक्शन, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया ऊपर वाले से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अब इतना फोर्स अभी भी बच गया है। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें ये नीचे जाने वाला फोर्स है, ये ऊपर जाने वाला फोर्स था। जब हम रेस्ट पे हैं तो ये दोनों बराबर हैं, पर जब हम नीचे जा रहे हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करके ये फोर्स बच गया। अब अगर हम यहां से रिएक्शन निकालें तो वो आएगा mg माइनस ma। अब ये हमारा एक्चुअल वेट था और ये ma क्या आया, कुछ वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि वेट में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमें रिएक्शन क्या है, कम मिल रहा है, जिससे हमें लगता है कि हमारा वेट क्या है, कम हो गया। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर मैं मान लूं कि ये जो लिफ्ट है ये ऊपर से टूट गई, फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है? Zero. मैम Zero. जीरो। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जीरो होता है, Gravity G की इक्वल रहता है. डी के इक्वल हो जाता है कि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है पर जी एक्सेलरेशन से गिर रही है, ऐसे ही होगा। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसी इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन था ये जी बन गया उस केस में, तो फ्री फॉल में ये लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रही है और जी एक्सेलरेशन। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? Zero. जीरो। मतलब हमें कुछ भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है, और कुछ भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारा वेट क्या है, Zero. जीरो। तो हमारे पास फ्री फॉल के केस में क्या होता है, वेटलेसनेस लगती है, जिसमें हमें लगता है कि हमारा कोई भी अपरेंट वेट नहीं। पर अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमें हेवियर लगते हैं, पर नीचे की तरफ आते हैं तो हमें हल्के लगते हैं, और जब हम रुके हुए हैं नॉर्मल केस में तो हमें नॉर्मल वेट दिखता है। ये समझ आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। अब यहाँ पे एक बार फिर से टेंशन देख लेते हैं। तो टेंशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक तो है कि ये जो हमेशा है वो पुलिंग इन नेचर है। पुलिंग का मतलब खींचना. खींचना. खींचना, कि टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा खींचना चाहता है। When a string is being pulled on both ends, then its resistance against any change in its original composition is called tension। मतलब जब हमने एक रस्सी को दोनों कोनों से खींचा, एक यहां से कोई खींच रहा है और एक इधर से भी कोई खींच रहा है ये रस्सी, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर हम ये खींचना चाह रहे हैं तो ये रस्सी एकदम से टूट जाती है, नहीं टूटती? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टूटती है या नहीं टूटती है? यस मैम, कैसे आंसर है उसका? हम रस्सी को खींच रहे हैं तो उस केस में हम खींचते ही टूट जाती है, तो कुछ टाइम लगता है टूटने Time लगता है. Time लगता है. में, टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ये रस्सी ना कुछ रुकावट कर रही है, अपने आप को टाइट रखती है कि नहीं मैं नहीं टूटना चाहती, तो वो क्या एक रेजिस्टेंस बनाती है कि नहीं आप यहाँ से खींचते रहो, पर मैं क्या करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग क्या करें, इस रस्सी को इंटैक्ट रखें कि ये टूटे नहीं। वो रेजिस्टेंस ही क्या होता है, वो टेंशन हो। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन, मतलब उसकी अगर लेंथ 2 मीटर थी तो वो क्या करेगी, एक अपोजिशन लगाएगी ताकि आप उसकी लेंथ 2 से कुछ भी चेंज ना कर पाओ। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर
फिर यहाँ पे है ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स, मतलब जहां पे बंधी हुई है, अवे का मतलब उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मेरे पास रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है तो ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा टेंशन? यहाँ पे बोला है जहां पे भी बंधी हुई है, जैसे यहाँ पे टाइट एंड्स है, इससे हमेशा अवे एक्ट करती है। अवे मतलब दूर, तो दूर का मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कि जिस भी जगह से रस्सी बंधी हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। जैसे अगर हम पेंडुलम का एक केस देखें, बॉब यहाँ पे लटक रहा है, तो रस्सी तो यहाँ से बंधी हुई है, तो टेंशन ऊपर लगेगी नीचे लगेगी? नीचे. नीचे को लगेगी, कि हमारे पास यहाँ से बंधी हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, यस। ma'am. फिर हमारे पास आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या पहली पढ़ चुके आई थिंक ये सारे, फर्स्ट चैप्टर में एक बार देख लेते हैं फिर से। इसमें हमारे पास कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं। जैसे अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे नहीं है, कुछ हाइट पर है, फिर भी क्या करती है अर्थ, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। या ऐसी कंडीशन है कि अर्थ के सरफेस पे ही होगा तभी वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा, या चाहे कितना भी ऊपर ले जाए वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। चाहे जितना भी ऊपर ले जाए. चाहे जितना भी ऊपर ले जाए, पर उसकी भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही कर पाता है। पर हमारे पास इसमें कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कांटेक्ट हो या ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करे। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. क्या फोर्स, क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? Force into square of the radius upon mass or two masses. फोर्स इक्वल्स टू, मैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट का नहीं पूछ रही, फोर्स का पूछ रही हूँ। हमारे पास Gm जो भी दो 1m2 upon ऑब्जेक्ट, r square. हाँ, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है उनका मासेस होता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है। तो ये जो फोर्स है, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना कम होता जाएगा, पर कुछ ना कुछ फोर्स तो होता है। ऐसे फोर्स को जो डिस्टेंस के साथ डिपेंड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किसी को पता है? कि जो फोर्सेस ऐसे डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। कि हमारे पास जब भी कोई ऐसे फोर्स आ रहे हैं जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं तो इन्हें सेंट्रल कहते हैं। सेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं, तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए सेंट्रल कहते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। फिर मैग्नेटिक फोर्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट है, हमारे पास ये लाइक पोल है, अनलाइक पोल है, साउथ साउथ, लाइक Like लाइक pole. पोल। तो लाइक पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, पर हम पास नहीं ला रहे फिर भी वो से दूर भगा पा रहा है। मतलब बिना कांटेक्ट के वो उस पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये वाला फोर्स हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर सेम होंगे तो रिपेल करते हैं, और डिफरेंट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेस, और चार्जेस के बीच में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ फोर्स होता है। कि अगर हम हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो पास में आ जाए। पर वहीं अगर मेरे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसके पास थोड़ा सा भी पास में अगर नेगेटिव ले आऊं तो क्या होगा? Repel. रिपल्शन होगी। कि हमारे पास ये तो सेम सेम चार्ज है, तो ये चाहेगा तो उधर भाग जाए, ये चाहेगा कि ये वाला इधर भाग जाए, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है जो चार्जेस के बीच में एक्ट करता है, और ये भी डिस्टेंस पे ही डिपेंड करते हैं। फिर न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर से
रिलेटेड हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? Proton and neutron. प्रोटॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपस में सोचो, अब अगर मेरे पास दो प्रोटॉन है, इनके बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए था ना। Yes, ma'am. यस मैम। ये तो सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पर ये फिर भी अंदर रह पा रहे हैं न्यूक्लियस की। क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको बांध के रखता है कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन है, पर मैं क्या करूंगा, इन सबको बांध के रखूंगा एक न्यूक्लियस, एक छोटी सी जगह के अंदर। और वो किसके कारण हो पा रहा है? न्यूक्लियर फोर्स के कारण हो पा रहा है। और वो इससे फर्क नहीं पड़ता उसे कि मेरे पास दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, उस या दो न्यूट्रॉन है, वो सबके लिए सेम ही फोर्स से बांध के रखता है। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? Nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आता है न्यूक्लियर, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर आता है मैग्नेटिक, और फिर जाके आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। पर जो न्यूक्लियस है वो शॉर्ट रेंज का होता है कि वो एक न्यूक्लियस में ही काम कर सकता है। पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आप खुद ही देखो, न्यूक्लियस तो इतना छोटा होता है हम डायरेक्ट देख भी नहीं सकते, पर ग्रेविटेशनल फोर्स हम चाहे कितने भी हाइट पे ले आए, 100 किलोमीटर पे भी एक ऑब्जेक्ट ले जाए, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है। तो ये ज्यादा दूर तक लगता है, पर स्ट्रॉन्गली कौन सा लगता है? न्यूक्लियर वाला। ये क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. फिर हमारे पास आता है कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कॉन्करेंट वेक्टर होते हैं, ऐसे ही कॉन्करेंट फोर्सेस भी होते हैं। कि अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, इसके ऊपर मान लेते हैं कि 10 तरह के फोर्स लग रहे हैं, कुछ इनसाइड लग रहा है, कुछ बाहर की तरफ लग रहा है, पर एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं ये सारे फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे यहाँ पे मैंने बॉल बना रखी है, अर्थ बना रखी है, तो यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3। ये अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं पर एक सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये फोर्सेस क्या हो गए? कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर हमारे पास मान लेते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में कितना फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे? अगर इन सब का सम 0 हो जाए, Zero. जीरो। 0 फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा अगर 0 फोर्स लग रहा है? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी फोर्सेस थे हमने उनको जोड़ा तो फोर्स 0 हो गया। तो चाहे आप 50 लगा लो, 100 लगा लो, अगर उन सबका सम, और सम ऐसे नहीं है वेक्टर सम, कि अगर हम डायरेक्शंस वगैरह सब लेके देखें और टोटल जो नेट फोर्स है वो 0 आ रहा है, तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम, जैसे हम केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि जो रिएक्शन लेफ्ट साइड हो रहा था, वही सेम राइट साइड में कंपोनेंट्स होने चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये होता है कि जितना फोर्स राइट साइड में लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में लग रहा है। जब हम एक डायरेक्शन की बात करें कि अगर मैं टोटल जोड़ूं फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, या फिर टोटल फोर्सेस जोड़ूं वाई डायरेक्शन में, तो उन सबका सम 0 आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम मान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये बॉल ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है कुछ 5x, और इधर से फोर्स लग रहा है 10। अब जब भी इक्विलिब्रियम, हम मोस्टली केसेस में न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही करेंगे, वरना हम कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कि एक ज्यादा एक कम है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन की ही बात करेंगे, जो भी फोर्सेस हैं अगर हम उसको जोड़ें तो उनका सम 0 आए। तो वो जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 10 वाला है, वो पॉजिटिव आई कैप में, मैंने यहाँ 10 आई कैप लिख दिया।
ये 5 वाला नेगेटिव x साइड जा रहा है, यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ 5x i क्या और माइनस का साइन। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है इनको जोड़ के जो टोटल फोर्स बन रहा था x डायरेक्शन में वो 0, और हमें पूछा था इस x की वैल्यू बताओ इक्विलिब्रियम के केस के लिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं 10 इक्वल्स टू 5x और x आ जाएगा 2। तो जैसे मैंने बोला था कि जितना फोर्स लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही राइट साइड से भी लग रहा है, और ताकि जो दोनों का टोटल सम अगर हम करेंगे वेक्टर के साथ वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब आप लोग बताओगे ऐसा ही केस अगर मेरे पास यहाँ पे है ये कंडीशन है मेरे पास और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये फोर्स लगा। अब आपको ए और बी की वैल्यू बतानी, तो हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन लेंगे, एक्स वाला अलग और वाई वाला अलग, मिक्स मत करना दोनों को। कोई बोलेगा ए या बी की वैल्यू? 10/3. 10/3 3. 10/3 किसकी वैल्यू है? A की. ए की वैल्यू 10/3 कैसे? एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है? प्लस का 18i कैप और माइनस का 6 आई। 6 आएगा ए की वैल्यू। यस मैम। देखो यहाँ पे टोटल फोर्स इतना लग रहा था एक्स डायरेक्शन में, अब यहां से अगर हम ए की वैल्यू निकालें 6 आएगी। यस मैम। क्लियर है सौरभ? Yes, ma'am. क्या किया था आपने? मैं ये आपने 18 लिखा था, मैं 10 लग रहा है. अच्छा ये 18 ही लिखा हुआ है। फिर अगर हम बी की वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट बता दो वो तो। 12। 12 आ, 12. ताकि हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अब हम कल नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी को यूज करके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कैसे इक्विलिब्रियम पूरा डायग्राम बनाते हैं जब बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं अलग अलग एंगल पे, वो करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है अभी तो बता सकता है? नो मैम। नो मैम। मैम हाँ बोलो। मैम सन पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? क्या? मैम सन पे कितनी ग्रेविटी होती है? सन पे कितनी ग्रेविटी होती है? जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है अर्थ से। अगर वो जैसी उसकी कंडीशन एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा उस पे हमने फेंक दिया तो वो ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी। यूनिवर्स में कोई वैल्यू होती है सरिता जी की? मैम हमें एक क्वेश्चन आया था कि मतलब एसके वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बताओ अर्थ के लिए। सन के लिए। सन के लिए तो सन के लिए हमें वो वैल्यूज चाहिए थी ना, रेडियस एंड एवरीथिंग। यस मैम। जब सन, एक बार आप मेरे को क्वेश्चन सेंड करना सरिता, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँ। यस मैम। और कोई डाउट है अभी किसी को? नो मैम। नो मैम। थैंक यू देन एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।